बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एएस नॉवेल्स इन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। पेश खिदमत है नावल पीरे कामिल की किस्त नंबर 3। डाइनिंग टेबल पर हाशिम मुबीन की पूरी फैमिली मौजूद थी। खाना खाते हुए वो सब आपस में खुशगपियों में भी मसरूफ़ थे। मौजूए गुफ्तगू इस वक्त इमामा थी, जो इस वीकेंड पर भी इस्लामाबाद मौजूद थी। बाबा, आपने ये बात नोट की कि इमामा दिन ब दिन संजीदा से संजीदा होती जा रही है? वसीम ने कदरे छेड़ने वाले अंदाज में इमामा की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, ये तो मैं भी पिछले कई माह से नोट कर रहा हूँ। हाशिम मुबीन ने वसीम की बात पर बेटी के चेहरे को गौर से देखते हुए कहा। इमामा ने चावलों का चमचा मुंह में रखते हुए वसीम को घूरा। हाँ इमामा, कोई मसला है? पापा ये बड़ी फजूल बातें करता है और आप भी ख्वामख्वाह इसकी बातों में आ रहे हैं। मैं अपनी स्टडीज़ की वजह से मसरूफ़ और संजीदा हूँ। अब हर कोई वसीम की तरह निकम्मा तो नहीं होता। उसने अपने साथ बैठे वसीम के कंधे पर कुछ नाराज़ी से हल्का सा हाथ मारते हुए कहा। पापा, आप ज़रा अंदाज़ा करें, मेडिकल के शुरू के सालों में इसका ये हाल है तो जब ये डॉक्टर बन जाएगी तब इसका क्या हाल होगा? वसीम ने इमामा की तंबीह की परवाह ना करते हुए उसका मजाक उड़ाया। सालों गुजर जाया करेंगे। मिस इमामा हाशिम को मुस्कुराए हुए डाइनिंग टेबल पर मौजूद लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। उन दोनों के दरमियान नोक झोंक हमेशा ही रहती थी। बहुत कम मौके होते थे जब वो दोनों इकट्ठे हों और उनके दरमियान आपस में झगड़ा ना हो। मुस्तकिल बुनियादों पर होते रहने वाले इन झगड़ों के बावजूद इमामा की सबसे ज़्यादा दोस्ती भी वसीम के साथ ही थी। उसकी वजह शायद उनकी ऊपर तले की पैदाइश भी थी। और आप तसव्वुर करें, इस बार इमामा ने उसे अपनी बात मुकम्मल करने नहीं दी। उसने उसके कंधे पर पूरी कुव्वत से मुक्का मारा। वसीम पर कुछ ज़्यादा असर नहीं हुआ। हमारे घर में एक डॉक्टर के हाथ में शिफा के सिवा और क्या क्या हो सकता है, आप इसका मुजाहिरा देख रहे हैं। इससे आप ये अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि आजकल के डॉक्टर्स वार्ड में मरीज़ों के साथ क्या सलूक करते होंगे। मुल्क में बढ़ती शरह अमवात की एक वजह बाबा इसको मना करें। इमामा ने बिलाखिर हथियार डालते हुए हाशिम मुबीन से कहा। वसीम, हाशिम मुबीन ने अपनी मुस्कुराहट जब्त करते हुए वसीम को झिड़का। वो बड़ी सादतमंदी से फ़ौरन खामोश हो गया। उसने पूरे लिफाफे को ग्राइंडर में खाली कर दिया और फिर उसे बंद करके चला दिया। खानसामा उसी वक्त अंदर आया। छोटे साहब, लाए मैं आपकी मदद करूं? वो उसकी तरफ बढ़ा मगर उसने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। नहीं, मैं खुद कर लेता हूँ। तो मुझे दूध का एक गिलास दे दो, उसने ग्राइंडर ऑफ करते हुए कहा। खानसामा एक गिलास में दूध लेकर उसके पास चला आया। दूध के आधे गिलास में उसने ग्राइंडर में मौजूद तमाम पाउडर डाल दिया और एक चमचे से अच्छी तरह हिलाने लगा। फिर एक ही सांस में वो दूध पी गया। खाने में आज क्या पकाया है तुमने? उसने खानसामा से पूछा। खानसामा ने कुछ डिशेस गिनवानी शुरू कर दी। उसके चेहरे पर कुछ नागवारी उभरी। मैं खाना नहीं खाऊंगा, सोने जा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना, उसने सख्ती से कहा और किचन से निकल गया। पैरों में पहनी हुई बाटा की चप्पल को वो फर्श पर तकरीबन घसीट रहा था। उसकी शेव बड़ी हुई थी और आंखें सुर्ख थीं। शर्ट के चंदे के सिवा सारे ही बटन खुले हुए थे। अपने कमरे में जाकर उसने दरवाजे को लॉक कर लिया और वहाँ मौजूद जहाज़ी साइज़ के म्यूज़िक सिस्टम की तरफ गया और कमरे में बोल्टन का व्हेन अ मैन लव्स अ वुमन बुलंद आवाज़ में बजने लगा। वो रिमोट लेकर अपने बेड में आ गया और औंधे मुंह बेतरतीबी के आलम में लेट गया। उसका रिमोट वाला बायां हाथ बेड से नीचे लटक रहा था और मुसलसल हिल रहा था। उसके दोनों पाँव भी म्यूज़िक के साथ गर्दिश में थे। कमरे में बेड और उसके अपने हुलिये के अलावा हर चीज़ अपनी जगह पर थी। कहीं पर कुछ भी बेतरतीब नहीं था, कहीं पर गर्द का एक ज़र्रा तक नज़र नहीं आ रहा था। म्यूज़िक सिस्टम के पास मौजूद दीवारी शेल्फ में तमाम ऑडियो और वीडियो कैसेट्स बड़े अच्छे तरीके से लगी हुई थी। एक दूसरी दीवार में मौजूद रैक्स पर किताबों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। कोने में पड़ी हुई कंप्यूटर टेबल से यहाँ था कि उसे इस्तेमाल करने वाला बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। कमरे की
मुख्तलिफ दीवारों पर हॉलीवुड की एक्ट्रेसेस और वहाँ के बैंड्स के पोस्टर्स लगे थे। बाथरूम के दरवाजे और कमरे की खिड़कियों के शीशों को प्ले बॉय मैगजीन से काटी गई कुछ मॉडल्स की न्यूड तस्वीरों से सजाया गया था। कमरे में पहली बार दाखिल होने वाला दरवाज़ा खोलते ही बहुत बुरी तरह चौंकता, क्योंकि बिल्कुल सामने खिड़कियों के शीशों पर मौजूद वो तस्वीरों चंद लम्हों के लिए देखने वालों की तस्वीरें नहीं बल्कि असल लड़कियां नजर आती थीं। उन तस्वीरों को वहां लगाते हुए तरतीब का खास ख्याल रखा गया था। म्यूजिक सिस्टम जिस दीवार के साथ मौजूद था उसी दीवार के एक कोने में दीवार पर एक इलेक्ट्रिक गिटार लटकाया गया था और उसी कोने में एक कीबोर्ड भी स्टैंड पर लगा हुआ था। दीवार पर गिटार से कुछ फासले पर पिकोलो, फ्लूट और ओबो भी लटकाए गए थे। इस कमरे के मकीन को यकीनन म्यूज़िक से गहरी दिलचस्पी थी। बेड के बिल्कुल सामने वाली दीवार में मौजूद कैबिनेट में टीवी मौजूद था और उसी कैबिनेट के मुख्तलिफ खानों में मुख्तलिफ ट्रॉफीज़ और शील्ड्स पड़ी हुई थी। कमरे का चौथा कोना भी खाली नहीं था। वहाँ दीवार पर मुख्तलिफ रैकेट्स लटके हुए थे। उनमें से एक टेनिस का था और 2 स्क्वाश के। इन रैकेट्स को दीवार पर लटकाने से पहले नीचे पोस्टर्स लगाए गए थे और फिर रैकेट्स इस तरह लटकाए गए थे कि यूँ लगता था वो रैकेट्स उन खिलाड़ियों ने पकड़े हों। टेनिस के रैकेट के नीचे गब्रिएला स्पोटेनी का पोस्टर था, जबकि स्क्वाश के एक रैकेट के नीचे जहांगीर खान का पोस्टर था, जबकि दूसरे रैकेट के नीचे रोडनी मार्टन का। कमरे में वाहिद जगह जहां बेतरतीबी थी वो डबल बेड था जिस पर वो लेटा हुआ था। सिल्क की बेडशीट बुरी तरह सिलवट ज़दा थी और उस पर इधर उधर चंद पोर्नोग्राफी के गैर मुल्की मैगजीन पड़े थे जिनमें प्ले बॉय नुमाया था। बेड पर एक पेपर कटर और कागज़ की कुछ छोटी छोटी कतरनें भी पड़ी हुई थी। यकीनन कुछ देर पहले वो इन मैगजीन्स से तस्वीरें काट रहा था। च्युइंगम्स के कुछ रैपर्स भी तुड़े मुड़े बेड पर ही पड़े हुए थे। डनहिल का एक पैकेट और लाइटर भी एस्ट्रे के साथ बेड पर ही पड़ा था, जबकि सिल्क की सफ़ेद चमकदार बेडशीट पर कई जगह ऐसे निशान थे जैसे वहाँ पर सिगरेट की राख भी थी। कॉफ़ी का एक खाली मग भी बेड पर पड़ा हुआ था और उसके पास एक टाई और रिस्ट वॉच भी थी। इन सब चीज़ों से कुछ फासले पर सरहाने एक मोबाइल पड़ा था जिस पर यकदम कोई कॉल आने लगी थी। बेड पर औंधे मुँह लेटा हुआ वो नौजवान अब शायद नींद के आलम में था, क्योंकि मोबाइल की बीप पर उसने सर उठाए बगैर अपना दायां हाथ बेड पर इधर उधर फेरते हुए जैसे मोबाइल तलाश करने की कोशिश की, मगर मोबाइल उसकी हाथ की रसाई से बहुत दूर था। उस पर मुसलसल कॉल आ रही थी। कुछ देर उसी तरह इधर उधर हाथ पैर फेरने के बाद उसका हाथ साकित हो गया। शायद अब वो वाकई सो चुका था, क्योंकि उसके थिरकते पैर रुक चुके थे। मोबाइल पर अब भी कॉल आ रही थी। बेड से बाहर निकले हुए उसके बाएं हाथ में पकड़ा हुआ रिमोट यकदम उसकी गिरफ्त से निकलकर नीचे कारपेट पर गिर पड़ा। माइकल बोल्टन की आवाज़ अभी भी कमरे में गूंज रही थी, When a man loves a woman। फिर यकदम कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और फिर दस्तक की ये आवाज़ बढ़ती ही गई। मोबाइल की कॉल ख़त्म हो चुकी थी। दरवाजे पर दस्तक देने वाले हाथ बढ़ते गए। वो बेड पर औंधे मुंह बेहिस्सो हरकत पड़ा था। डोंट टेल मी मामा, क्या तुम वाकई इंगेज्ड हो? ज़ैनब को जवेरिया के इंकिशाफ पर जैसे करंट लगा। इमामा ने मलामती नज़रों से जवेरिया को देखा, जो पहले ही माजरत ख्वाहाना अंदाज में उसे देख रही थी। इसे नहीं, मुझे देखकर बताओ, क्या तुम वाकई इंगेज्ड हो? ज़ैनब ने इस बार उसे कुछ झिड़कते हुए कहा। हाँ, मगर ये इस कदर गैर मामूली और हैरत अंगेज़ वाक़या तो नहीं कि तुम इस पर इस तरह रिएक्ट करो। इमामा ने बड़ी रिसानियत से कहा। वो सब लाइब्रेरी में बैठी हुई थी और अपनी तरफ से हतुल मकदूर सरगोशियों में बातें कर रही थी। मगर तुम्हें हमें तो बताना चाहिए था, आखिर राज में रखने की क्या ज़रूरत थी? इस बार राबिया ने कहा। राज में तो नहीं रखा, बस ये कोई इतना अहम वाक़या नहीं था कि तुम्हें बताती, और फिर तुम लोगों से मेरी दोस्ती तो अब हुई है, जबकि इस मंगनी को कई साल गुजर चुके हैं। इमामा ने वजाहत करते हुए कहा। कई साल से क्या मुराद है तुम्हारी? मेरा मतलब है 2-3 साल। फिर भी इमामा, बताना तो चाहिए था तुम्हें। ज़ैनब का एतराज़ अभी भी अपनी जगह कायम था। इमामा ने मुस्कुराते हुए ज़ैनब को देखा। अब करूँगी तो और किसी को बताऊँ या ना बताऊँ, तुम्हें ज़रूर बताऊँगी। वेरी फनी, ज़ैनब ने उसे घूरते हुए कहा। और कुछ नहीं तो तुम हमें कोई तस्वीर वगैरह ही लाकर दिखा दो मौसूफ की। कौन है, नाम क्या है, क्या करता है? राबिया हमेशा की तरह एक ही सांस में सवाल दर सवाल करती गई। फर्स्ट कज़न है, असजद नाम है।
इमामा ने रुक रुक कर कुछ सोचते हुए कहा। MBA किया है उसने और बिजनेस करता है। शक्लो सूरत कैसी है? इस बार ज़ैनब ने पूछा। इमामा ने गौर से उसके चेहरे को देखा। ठीक है, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, लंबा है, डार्क है, हैंडसम है? इस बार इमामा मुस्कुराते हुए कुछ कहे बगैर ज़ैनब को देखती रही। इमामा ने अपनी पसंद से ये मंगनी की है, वो अच्छा खासा गुड लुकिंग है। जुवेरिया ने इस बार इमामा की तरफ से जवाब देते हुए कहा। हाँ, हमें अंदाज़ा कर लेना चाहिए था, आखिर वो इमामा का फर्स्ट कज़न है। अब इमामा, तुम्हारा अगला काम ये है कि तुम हमें उसकी तस्वीर लाकर दिखाओ, ज़ैनब ने कहा। नहीं, इससे पहले का ज़रूरी काम ये है कि तुम हमें कुछ खिलाने पिलाने ले चलो, राबिया ने मुदाखलत करते हुए कहा। फ़िलहाल तो यहाँ से चलें, हॉस्टल जाना है मुझे। इमामा यकदम उठकर खड़ी हो गई तो वो भी उठ गईं। वैसे जुवेरिया, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? साथ चलते हुए ज़ैनब ने जुवेरिया से पूछा। भाई, इमामा नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने कभी इस मौजू पर बात नहीं की, जुवेरिया ने माजरत ख्वाहाना अंदाज में कहा। इमामा ने मुड़कर एक बार फिर जुवेरिया को घूरा। उसकी नज़रों में तंबीह थी। इमामा क्यों नहीं चाहती थी? मेरी मंगनी हुई होती तो मैं तो शोर मचाती हर जगह, वो भी उस सूरत में जब ये मेरी अपनी मर्जी से होती, ज़ैनब ने बुलंद आवाज में कहा। इमामा ने इस बार किसी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया। आपका बेटा आबादी के उस 2 से 5% हिस्से में शामिल है जो 150 से ज़्यादा का IQ लेवल रखते हैं। इस IQ लेवल के साथ जो कुछ वो कर रहा है वो गैर मामूली सही मगर गैर मतवक्का नहीं है। उस गैर मुल्की स्कूल में सालार को जाते हुए अभी सिर्फ 1 हफ्ता हुआ था जब सिकंदर उस्मान और उनकी बीवी को वहाँ बुलवा लिया गया। स्कूल के साइकोलॉजिस्ट ने उन्हें सालार सिकंदर के मुख्तलिफ IQ टेस्ट के बारे में बताया था, जिसमें उसकी परफॉर्मेंस ने उसके टीचर्स और साइकोलॉजिस्ट को हैरान कर दिया था। उस स्कूल में वो 150 का IQ लेवल वाला वाहिद बच्चा था और चंद ही दिनों में वो वहाँ सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गया था। सिकंदर उस्मान और उनकी बीवी से मुलाकात के दौरान साइकोलॉजिस्ट को उसके बचपन के बारे में कुछ और खोज लगाने का मौका मिला। वो काफ़ी दिलचस्पी से सालार के केस को स्टडी कर रहा था और दिलचस्पी की ये नौयत प्रोफेशनल नहीं ज़ाती थी। अपने कैरियर में वो पहली बार इस IQ के बच्चे का सामना कर रहा था। सिकंदर उस्मान को आज भी वो दिन अच्छी तरह याद था। सालार उस वक्त सिर्फ 2 साल का था और गैर मामूली तौर पर वो उस उम्र में सिर्फ एक आम बच्चे की निस्बत ज़्यादा साफ लहजे में बातें करता था और बातों की नौयत ऐसी होती थी कि वो और उनकी बीवी अक्सर हैरान होते। एक दिन जब वो अपने भाई से फ़ोन पर बात करने के लिए फ़ोन कर रहे थे तो सालार उनके पास खड़ा था। वो उस वक्त टीवी लाउंज में बैठे थे और फ़ोन पर बातें करने के साथ साथ टीवी भी देख रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने फ़ोन रख दिया। रिसीवर रखने के बाद फ़ौरन उन्होंने सालार को फ़ोन का रिसीवर उठाते हुए देखा। हेलो अंकल, मैं सालार हूँ, वो कह रहा था। उन्होंने चौंक कर उसे देखा। वो इत्मीनान से रिसीवर कान से लगाए किसी से बातों में मसरूफ़ था। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सिकंदर ने हैरत से उसे देखा। पहले उनके जहन में यही आया कि वो झूठ मूठ फ़ोन पर बातें कर रहा है। पापा मेरे पास बैठे टीवी देख रहे हैं। नहीं, उन्होंने नहीं किया, मैंने खुद किया है। वो उसके अगले जुमले पर चौंके। सालार, किससे बातें कर रहे हो? सिकंदर ने पूछा। अंकल शाहनवाज से, सालार ने सिकंदर को जवाब दिया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उससे ले लिया। उनका ख्याल था कि उसने गलती से कोई नंबर मिला लिया होगा या फिर लास्ट नंबर को रीडायल कर दिया होगा। उन्होंने कान से रिसीवर लगाया। दूसरी तरफ उनके भाई थे। ये सालार ने नंबर डायल किया है, उन्होंने अपने भाई से माजरत करते हुए कहा। सालार ने कैसे डायल किया? वो तो बहुत छोटा है, उनके भाई ने दूसरी तरफ कुछ हैरानी से पूछा। मेरा ख्याल है उसने आपका नंबर रीडायल कर दिया है, इत्तेफाक से हाथ लग गया होगा। हाथ मार रहा था सेट पर। उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया और रिसीवर नीचे रख दिया। सालार जो खामोशी के साथ उनकी गुफ्तगू सुनने में मसरूफ़ था, रिसीवर नीचे रखते ही उसने एक बार फिर रिसीवर उठा लिया। इस बार सिकंदर उस्मान उसे देखने लगे। वो बिल्कुल किसी मैच्योर आदमी की तरह एक बार फिर शाहनवाज का नंबर डायल कर रहा था और बड़ी रवानी के साथ वो एक लम्हे के लिए दम बखुद रह गए थे। 2 साल के बच्चे से उन्हें ये तवक्को नहीं थी। उन्होंने हाथ बढ़ाकर क्रेडल दबा दिया। सालार, तुम्हें शाहनवाज का नंबर मालूम है? उन्होंने हैरानी के इस झटके से संभलते हुए कहा। हाँ, बड़े इत्मीनान से जवाब दिया गया। क्या नंबर है? उसने भी रवानी के साथ वो नंबर दोहरा दिया। वो उसका चेहरा देखने लगे। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि वो गिनती के आदाद से वाकिफ़ होगा। और फिर वो नंबर। तुम्हें ये नंबर किसने सिखाया? मैंने खुद सीखा है। कैसे?
अभी आपने मिलाया था, सालार उनको देखते हुए बोला। तुम्हें गिनती आती है? हाँ। कहाँ तक? 100 तक। सुनाओ। वो मशीन की तरह शुरू हो गया। एक ही सांस में उसने उन्हें 100 तक गिनती सुना दी। सिकंदर उस्मान के पेट में बल पड़ने लगे। अच्छा, मैं एक और नंबर डायल करता हूँ, मेरी बात तुम उसे डायल करना, उन्होंने रिसीवर उससे लेते हुए कहा। अच्छा। सालार को ये सब एक दिलचस्प खेल की तरह लगा। सिकंदर उस्मान ने एक नंबर मिलाया और फिर फ़ोन बंद कर दिया। सालार ने फ़ौरन रिसीवर उनसे पकड़कर उन्हीं की रवानी के साथ वो नंबर मिलाया। सिकंदर उस्मान का सर घूमने लगा। वो वाकई वही नंबर था जो उन्होंने मिलाया था। उन्होंने यह के बाद दीगरे कई नंबर मिलाए और फिर सालार से वही नंबर मिलाने के लिए कहा। वो कोई गलती किए बगैर वही नंबर मिलाता रहा। वो यकीनन फोटोग्राफिक मेमोरी रखता था। उन्होंने अपनी बीवी को बुलाया। मैंने इसे गिनती नहीं सिखाई, मैंने तो बस कुछ दिन पहले इसे चंद किताबें ला कर दी थी और कल एक बार ऐसे ही उसके सामने 100 तक गिनती पढ़ी थी, उन्होंने सिकंदर उस्मान के इस्तफसार पर कहा। सिकंदर उस्मान ने सालार को एक बार फिर गिनती सुनाने के लिए कहा तो वो सुनाता गया। उनकी बीवी हक्का बक्का उसे देखती रही। दोनों मियाँ बीवी को यह अंदाजा हो गया था कि उनका बच्चा ज़हनी एतबार से गैर मामूली सलाहियतें रखता है और यही वजह थी कि उन दोनों ने अपने बाकी बच्चों की निस्बत उसे जल्द ही स्कूल में दाखिल करवा दिया था और स्कूल में भी वो अपनी गैर मामूली सलाहियतों की वजह से बहुत जल्द ही दूसरों की नज़रों में आ गया था। इस बच्चे को आपकी ख़ास तवज्जो की ज़रूरत है। आम बच्चों की निस्बत ऐसे बच्चे ज़्यादा हसास होते हैं। अगर आप इसकी अच्छी तरबियत करने में कामयाब हो गए तो ये बच्चा आपके और आपके ख़ानदान के लिए एक सरमाया होगा, न सिर्फ ख़ानदान के लिए बल्कि आपके मुल्क के लिए भी। सिकंदर उस्मान और उनकी बीवी उस गैर मुल्की साइकोलॉजिस्ट की बातें बड़े फ़ख्रिया अंदाज में सुनते रहे। अपने दूसरे बच्चों के मुकाबले में वो सालार को ज़्यादा अहमियत देने लगे थे। वो उनकी सबसे चहेती औलाद था और उन्हें उसकी कामयाबियों पर फ़ख्र था। स्कूल में एक टर्म के बाद उसे अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया था और दूसरी टर्म के बाद उससे अगली क्लास में। और उस वक्त पहली बार सिकंदर उस्मान को कुछ तशवीश होने लगी। वो नहीं चाहते थे सालार 8-10 साल की उम्र में जूनियर या सीनियर कैम्ब्रिज कर लेता, मगर जिस रफ्तार से वो एक क्लास से दूसरी क्लास में जा रहा था यही होना था। मैं चाहता हूँ आप मेरे बेटे को अब पूरे 1 साल के बाद ही अगली क्लास में प्रमोशन दें। मैं नहीं चाहता वो इतनी जल्दी इतने एबनॉर्मल तरीके से अपना एकेडमिक कैरियर ख़त्म कर ले। आप उसके सब्जेक्ट्स और एक्टिविटीज़ बढ़ा दें मगर उसे नॉर्मल तरीके से ही प्रमोट करें। उनके इसरार पर सालार को दोबारा 1 साल के अंदर डबल या ट्रिपल प्रमोशन नहीं दिया गया। उसके टैलेंट को स्पोर्ट्स और दूसरी चीज़ों के ज़रिए चेंजलाइज किया जाने लगा। शतरंज, टेनिस, गोल्फ और म्यूज़िक, वो 4 शोबे थे जिनमें उसे सबसे ज़्यादा दिलचस्पी थी। मगर उसका ये मतलब नहीं था कि वो खुद को सिर्फ इन 4 चीज़ों तक ही महदूद रखता था। वो स्कूल में होने वाले तकरीबन हर गेम में शरीक होता था। अगर किसी में शरीक नहीं होता था तो उसकी वजह सिर्फ ये होती थी कि वो गेम या स्पोर्ट उसे ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं लगता था। जवेरिया, प्रोफेसर इम्तिनान के लेक्चर के नोट्स मुझे देना। इमामा ने जवेरिया को मुखातिब किया जो एक किताब खोले बैठी हुई थी। जवेरिया ने हाथ बढ़ाकर अपनी एक नोटबुक उसे थमा दी। इमामा नोटबुक खोलकर सफ़े पलटने लगी। जवेरिया एक बार फिर किताब के मुताले में मसरूफ़ हो गई। कुछ देर बाद अचानक उसे जैसे एक ख्याल आया था। उसने मुड़कर अपने बिस्तर पर बैठी हुई इमामा को देखा। तुमने लेक्चर नोट करना क्यों बंद कर दिया है? उसने इमामा को मुखातिब किया। इमामा ने नोटबुक से नज़रें उठाकर उसे देखा। मुझे कुछ समझ में आए तो मैं नोट करूं। क्या मतलब? तुम्हें प्रोफेसर इम्तिनान का लेक्चर भी समझ में नहीं आता? जवेरिया को जैसे हैरत हुई। इतना अच्छा तो पढ़ाते हैं, मैंने कब कहा कि बुरा पढ़ाते हैं? बस मुझे, उसने कुछ उलझे हुए लहजे में बात अधूरी छोड़ दी। वो एक बार फिर हाथ में पकड़ी नोटबुक को देख रही थी। जवेरिया ने गौर से उसे देखा। तुम आजकल कुछ गायब दिमाग नहीं होती जा रही? डिस्टर्ब हो किसी वजह से? जवेरिया ने अपने सामने रखी किताब बंद करते हुए बड़े हमदर्दाना लहजे में कहा। डिस्टर्ब? वो बड़बड़ाई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी आंखों के गिर्द हल्के भी पड़े हुए हैं। कल रात को शायद 3:30 का वक्त था जब मेरी आंख खुली और तुम उस वक्त भी जाग रही थी। मैं पढ़ रही थी, उसने मुदाफियाना लहजे में कहा। नहीं, सिर्फ किताब अपने सामने रखे बैठी थी, मगर किताब पर नजर नहीं थी तुम्हारी। जवेरिया ने उसका उज़र रद्द करते हुए कहा। तुम्हें कोई मसला तो नहीं है? क्या मसला हो सकता है मुझे? फिर तुम इतनी चुप चुप क्यों रहने लगी हो? जवेरिया उसकी टाल मटोल से मुतासिर हुए बगैर बोली। नहीं, मैं क्यों चुप रहूंगी? इमामा ने मुस्कुराने की कोशिश की। मैं तो पहले ही की तरह बोलती हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, बाकी सब भी
तुम्हारी परेशानी को महसूस कर रहे हैं। जवेरिया संजीदगी से बोली। कोई बात नहीं है, सिर्फ स्टडीज की टेंशन है मुझे। मैं यकीन नहीं कर सकती, हम भी तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें हमसे ज्यादा टेंशन तो नहीं हो सकती, जवेरिया ने सर हिलाते हुए कहा। इमामा ने एक गहरा सांस लिया। वो अब जिच हो रही थी। तुम्हारे घर में तो खैरियत है ना? हाँ बिल्कुल खैरियत है। असजद के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ? असजद के साथ झगड़ा क्यों होगा? इमामा ने उसी के अंदाज में पूछा। फिर भी इख्तलाफात तो एक बहुत ही। जवेरिया की बात उसने दरमियान में ही काट दी। जब कह रही हूँ कि कोई मसला नहीं है तो तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? इतने सालों में कौन सी बात है जो मैंने तुमसे शेयर नहीं की या जो तुम्हें पता नहीं है? फिर भी तुम इस तरह मुझे मुजरिम समझकर तफ्तीश क्यों कर रही हो? वो अब खफा हो रही थी। जवेरिया गड़बड़ा गई। यकीन क्यों नहीं करूंगी? मैं सिर्फ इसलिए इसरार कर रही थी कि शायद तुम मुझे इसलिए अपना मसला नहीं बता रही कि मैं परेशान न हूँ, और तो कोई बात नहीं। जवेरिया कुछ नादिम सी होकर उसके पास से उठकर वापस अपनी स्टडी टेबल के सामने जा बैठी। उसने एक बार फिर वो किताब खोल ली जिसे वो पढ़ रही थी। काफी देर तक किताब पढ़ते रहने के बाद उसने एक जमाही ली और गर्दन मोड़कर लाशौरी तौर पर इमामा को देखा। वो दीवार से टेक लगाए उसकी नोटबुक खोले बैठी थी, मगर उसकी नजरें नोटबुक पर नहीं थी। वो सामने वाली दीवार पर नजरें जमाए बैठी थी।